खूब लीगल वेरिफिकेशन करने की कोशिश ना करें, वो मेरा एडवाइस है। सारे मैंने सभी इज यंग एज 25 to 27 years जो हमारे यहाँ पे 2-2 करोड़ का फ्लैट परचेज, श्योरिटी लेवल है जनरेशन जेड का, इट्स मच बेटर देन आवर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं वो बोलते हैं घर मत खरीदिए, लेकिन वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाइए और रेंट पे रहिए। तो आपका क्या? उनको फाइनेंशियल प्रेशर नहीं चाहिए, ये एक ट्रेंड है, ये एक डिफरेंशिएशन है। जनरेशन वाई और जेड वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन सबर्ब्स एंड विलेजेस एंड टूरिस्ट प्लेसेस, काफी डिमांड है। एरिया के अंदर जो आ रहे हैं मार्केट्स, मैनेज मार्केट जो जनरेशन है वो उसमें स्पेंड कर रही है, उस तरह कलेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रियल एस्टेट का मेजर है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स हो गया, वो अपने जगह पे है। बट ये एक चीज है जो वेनिस नहीं हो, ओवरनाइट चला नहीं जाएगा। जो लास्ट में हमने डिस्कस किया वो तो बिल्कुल ही इनसाइडर न्यूज़ था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि जेन ज़ी will be interested in investing in farmlands and rural areas. हाय अभिषेक। हाय। तो हाय, वेलकम ऑल। आज हमारा इनसाइडर ओपिनियन का पॉडकास्ट है। तो बिना देर करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं हमारे गेस्ट को आज। तो आज हमारे साथ हैं श्री आलोक मिश्रा जी। तो आलोक जी बेंगलुरु में दुर्गा प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफ सेल्स हैं और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक अनुभवी विशेषज्ञ। 18 साल के करियर में आलोक जी ने रियल एस्टेट सेल्स में गहरी समझ और अनुभव हासिल किया है। ये रियल एस्टेट सेल्स के विशेषज्ञ होने के नाते आलोक मिश्रा जी ने अपनी नेगोशिएशन स्किल्स और मार्केट अंडरस्टैंडिंग से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक डिलीवर किए। उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने विभिन्न मार्केट सेगमेंट्स में, जैसे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए, लग्जरी अपार्टमेंट्स और कमर्शियल स्पेसेस भी, उनमें शानदार प्रदर्शन किया है। और इस दौरान उन्होंने ग्राहकों के बदलते ट्रेंड्स को भी समझा है। आज के पॉडकास्ट का मुख्य फोकस हमारे लिए जो है वो है जेन ज़ी होम बायर्स के दृष्टिकोण से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझना। इससे बेहतर आलोक मिश्रा जी से बेहतर कौन होगा ये समझने के लिए। उन्होंने ग्राहकों की बाइंग बिहेवियर, फाइनेंशियल चैलेंजेस और मॉडर्न होम प्रेफरेंसेस को बारीकी से देखा है और वो हमें बताएंगे कि कैसे युवा खरीदारी की प्राथमिकताएं और उनकी डिजिटल सोच रियल एस्टेट को प्रभावित कर रही हैं। अब ये बातचीत केवल रियल एस्टेट की इनसाइडर जानकारी पर रोशनी नहीं डालेगी, बल्कि जेन ज़ी को उनके फर्स्ट होम बाइंग जर्नी में बहुत ही हेल्प होगी। तो श्री आलोक मिश्रा जी, आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप आज आए, आपने समय निकाला। सो थैंक यू, धन्यवाद। सर, हमारा पहला क्वेश्चन तो यही है कि ऐसी कोई इनसाइडर टिप्स हैं आपके पास या ट्रेंड्स हैं जो हम नॉर्मल इंसान मार्केट में नहीं देख पाता है, बट क्योंकि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आते हैं, ऐसी कोई इनसाइडर टिप जो आपको पता है जो हमारे जेन ज़ी होम बायर्स को हेल्प करेगी? देखिए, पहले मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ जो क्या जनरेशन जेड होता क्या है, ठीक है? जी जरूर। बिकॉज मैं ऑलरेडी 2 जनरेशन देख चुका हूँ, मतलब बोलना चाहिए 20 साल रियल एस्टेट, मतलब रियल एस्टेट जब शुरू हो रहा था तब से मैं हूँ। इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमें कब मान्यता प्राप्त हुआ? क्लोज टू 2001, राइट? आई मे बी रॉन्ग। तो उस टाइम देखिए, उस टाइम जनरेशन एक्स एंड वाई जो आज 50s एंड 60s का, ठीक है, तो काफी जो बोलते हैं ना, इट हैज ओवरगॉन ए साइकिल, ए बिग साइकिल चेंज देख चुका हूं मैं जी। ठीक है। उसके ऊपर मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं बिफोर कमिंग बैक टू मिशन जेट, ठीक है। जितने भी मेगा इंडस्ट्रीज है, ठीक है, आप एफएमसीजी इंडस्ट्रीज को ले लो, व्हाइट गुड्स इंडस्ट्रीज को ले लो,
या रियल एस्टेट को ले लो, कंज्यूमर बिहेवियर, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब में कोई भी ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आया है। कंज्यूमर माइंडसेट जो है इंडिया का अभी सेम है, वैल्यू, क्वालिटी एंड प्राइस, वो स्टैंडर्ड रहेगा, वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं चेंज होगा। बट जो मेजर चेंज अभी मैं मार्क कर रहा हूं, अभी यू नो द न्यू जनरेशन, दैट इज जनरेशन जेड, एक मेजर जो चेंज है कि दे लुक बियॉन्ड द प्राइस और बियॉन्ड द लग्जरी। अभी हमारे टाइम में क्या था, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाता था, बहुत अम्यूनिटी देता था, 100 अम्यूनिटी, 50 अम्यूनिटी, बड़ा क्लब हाउस, करेक्ट। बट ये जो जनरेशन जेड है, इनका सोच थोड़ा अलग है, विच आई अप्रिशिएट एक्चुअली। दे थिंक बियॉन्ड दैट, वो देखते हैं कि ये बिल्डिंग सस्टेनेबल हो सकता है क्या, ये बिल्डिंग का मेंटेनेंस कॉस्ट will not go beyond XXX, कितना कार्बन एमिशन करता है। सो जो मेच्योरिटी लेवल है जनरेशन जेड का, इट्स मच बेटर देन आवर टाइम्स। जैसे कि मैं 30s में जो मेच्योरिटी लेवल मेरा यही था, दीज पीपल हैव अचीव्ड इन 20s। उसका कारण क्या है, दे आर मोर एक्सपोज टू सोशल मीडिया, आपका इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस, यूट्यूब, जो सब में दे आर मोर एक्सपोज्ड, ठीक है, जो अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। सो रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बहुत ही कम इंडस्ट्री में एक ही इंडस्ट्री ऐसा है जो जल्दी अडॉप्ट करता है, जल्दी चेंज होता है। मतलब जो बिल्डर होते हैं ना, दे आर फ्लेक्सिबल। बाकी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं मिलेगा, वही हिंदुस्तान लीवर जो बना रहा है वही बनाएगा, गोदरेज जो बना रहा है वही बनाएगा। बट देखिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, देखिए जो 10 साल पहले का जो बिल्डिंग, जो डिजाइन था, जो अम्यूनिटीज था, जो फीचर्स था, आज में बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। इतना अपडेटेड जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट, आपको और कोई इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। जी, हमारा पहला क्वेश्चन हमेशा पॉडकास्ट में यही रहता है, क्योंकि हमारा चैनल का नाम है इनसाइडर ओपिनियन, तो हम इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड से कुछ इनसाइडर न्यूज निकालना चाहते हैं सर, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि क्या ऐसी कोई इनसाइडर न्यूज है फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री जो आप जेन ज़ी, क्योंकि हमारा फोकस है, तो उनके लिए आप बताना चाहते हैं। कोरोना के बाद ये जनरेशन जेड का रिक्वायरमेंट पहले से था, ऐसा नहीं कि कोरोना में चेंज हुआ। जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जो सबर्ब में बन रहे हैं, पहले क्या था, पहले आप कोई भी सिटीज को देख लीजिए कि सबर्ब में आपका ओनली प्लॉटेड डेवलपमेंट बनता था, ज्यादा से ज्यादा कुछ विलास बनाते थे, करेक्ट। बट अभी आप देख रहे होंगे कि ह्यूज चेंज हुआ है। अभी लग्जरी अपार्टमेंट से लेके थीम्ड अपार्टमेंट से लेके थीम्ड आपका क्या नाम है, रो हाउसेस हो गया, विलामेंट्स हो गए, सबके सब आपका एक्सट्रीम सबर्ब्स में बना रहे हैं, क्योंकि देयर इज ए डिमांड। सो ये भी जो ट्रेंड है ना, इट हैज बीन इनिशिएटेड बाय जनरेशन जेड। ओके, गॉट इट सर। ये अच्छा इंसाइट था सर, थैंक यू। तो इसी से निकलता हूँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपने देखा होगा रिसेंटली काफी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं, वो बोलते हैं कि स्पेशली जनरेशन जो अपकमिंग जनरेशन है, उनको बोलते हैं कि आप घर मत खरीदिए, लेकिन वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाइए और रेंट पे रहिए। तो आपका क्या सोचना है सर इस पे? ये एडवाइस ठीक है, गलत है, या डिपेंड करता है लोगों पर? इनफैक्ट मैंने भी सुना हूं। एक चीज मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, एटलीस्ट मैं जब से इंडस्ट्री में हूं, मैं कभी किसी को गारंटी नहीं देता है कि आप रियल एस्टेट में इसीलिए डालो कि आपका पैसा दुगुना चौगुना होगा। नहीं, ये कभी भी मेरा 20 साल का जो टोटल करियर में मैं ऐसे कभी भी किसी को नहीं बोला। मेरा रियल एस्टेट स्टेटमेंट हमेशा एक ही रहा है कि रियल एस्टेट, उसका जो अगर इंग्लिश में उसका हिंदी बनाएंगे, उसमें क्या होता है, समथिंग विच इज रियल, समथिंग विच इज टैंजिबल,
something which do not vanish. करेक्ट. तो हमेशा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इसीलिए मैं एडवाइस करता हूं कि एक आपका रिटायरमेंट फंड बने, आपका नेक्स्ट जनरेशंस के लिए कुछ बने. एसेट क्रिएशन. ठीक है, ये अप्रिशिएशन वगैरह मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं. द हिस्ट्री इटसेल्फ इज द प्रूफ. जो मेरा फादर ने या ग्रैंडफादर ने जो परचेज किया, आज का क्या वैल्यू है, मैं उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं समझता. बट रियल एस्टेट का मेजर है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स हो गया, वो अपने जगह पे है. बट ये एक चीज है जो वैनिश नहीं होगा, ओवरनाइट चला नहीं जाएगा कहीं पे. और जितने भी इसमें आपका कोई जनरेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता, जनरेशन एक्स हो, वाई हो या करंट जनरेशन जेड हो, वो सभी परचेस करते हैं एक फैक्टर के लिए कि ओके, हम मेरा जो 50% का जो सेविंग इन्वेस्टमेंट में है, ये इसमें मैं इन्वेस्ट करूं कि मेरे लिए एक छत बने. आई विल हैव ए होम, आई विल हैव समथिंग टेंजिबल टू रेंट और टू स्टे. एक मेजर चीज होता है. एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी था सर, लाइक आज के जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसमें बिगेस्ट चैलेंज क्या है जेन ज़ी के लिए टू बाय द न्यू होम? तो क्या चैलेंजेस है सीइंग द टुडेस मार्केट सिनेरियो आपके हिसाब से? देखिए, मार्केट का अगेन मैं जैसे बता रहा हूँ ना, रियल एस्टेट मार्केट इज क्विक टू अडॉप्ट. आप देखिए, मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. 10 साल पहले बैंगलोर मार्केट का मैं स्टडी कर रहा हूँ. 10 साल पहले बैंगलोर में आपको 1 BHK देखने को मिलता था, स्टूडियो मिलता था. 2 बेडरूम शुरू होता था 1300 में. ठीक है. नाउ अब आप देखिए, सो यही तो है चेंज. और जनरेशन ये बनाया गया है जनरेशन जेड के लिए, क्योंकि जनरेशन जेड अनलाइक आवर टाइम कि मुझे डायरेक्टली 3 बेडरूम नहीं चाहिए, उनको फाइनेंशियल प्रेशर नहीं चाहिए. ये एक ट्रेंड है, ये एक डिफरेंशिएशन है जनरेशन वाई और जेड में, कि जनरेशन जेड दे डोंट वांट टू टेक द बॉर्डर, इमीडिएट बॉर्डर, एक लीजरली वो लेना चाहते हैं जिंदगी को. तो इसीलिए ये जो स्टूडियो होम्स 1 BHK वो ज्यादा डिमांड में है. उनको हाई लग्जरी विथ फुली फर्निश्ड विथ ऑल सस्टेनेबल मॉडल, छोटा यूनिट्स चाहिए टू स्टार्ट देयर लाइफ. वो 20 साल पहले का नहीं देखते. तो इसी पे सर कंटिन्यूटी आपने जैसे बोला ना कि जेन जी थोड़ा लेजरली लेना चाहता है स्टेप बाय स्टेप. क्या राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि आज सच बात है हर सिटी में, नॉट ओनली मेट्रो सिटीज बट आल्सो इन टियर 2 टियर 3 सिटीज, तो क्या इसकी वजह से है ऐसा बिहेवियर? टू सम एक्सटेंट आई विल से, ये जो सडन प्राइस राइज हुआ है, अब देखिए बैंगलोर में एक एवरेज प्राइस 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट था. एक डिसेंट बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट कैट ए और कैट सी की बात कर रहा हूँ. जो कैट बी डेवलपर 5,000 पर स्क्वायर फीट में दे वर एबल टू डिलीवर. करेक्ट. सडनली प्री कोविड और पोस्ट कोविड में विद इन 2 to 3 years देयर इज ए जंप ऑफ डबल, व्हिच इज ए बिग हिट. बहुत बड़ा हिट हुआ है, सबको हिट हुआ है. ये जो जनरेशन जेड की आप बात करें कि प्राइस की, I will contribute it to 25%, but 75% again is because of their education, maturity and outlook towards the life. ठीक है, मैं थोड़ा समराइज करता हूं. हम लोग जनरेशन वाई या जनरेशन एक्स, हम लोग सपना देखते थे कि कितने जल्दी कुछ सेट कर ले अपने लिए और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए. ठीक है. बट जनरेशन जेड क्या देखता है कि एक होता है ना हमारा मास्लोस लॉ, सुना होगा आपने, कि द पिरामिड का जो टॉप है उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. बेसिक नीड, देन एस्टीम नीड्स, देन लॉब नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. करेक्ट. इट मे साउंड्स फ्लैटरिंग टू जनरेशन जेड, बट मैंने जो बात किया है बहुत लोगों से, जो ऑब्जर्व किया जनरेशन जेड, they have surpassed all these steps.
उनको एस्टीम नीड्स वगैरह जम करके डायरेक्टली वो लोग वहां पे जाके बैठे हैं, क्योंकि उनको काफी, जैसे मैं पहले बताया था कि इंफॉर्मेशन फ्लो और जो एक्सपोजर हुआ है उससे उनको दे हैव टेकन लाइफ लिटिल इजीली। हाँ, एक चीज मैंने सुना है, ये मेरा व्यू नहीं, मैंने फीडबैक सुना है, दैट इज बिकॉज जो बोलते हैं ना कि हमने अपने जमाने में बहुत खून बहाया है, हमने अपने जमाने में बहुत खून बहाया है, इसीलिए तुम आज फूल के सेज पे हो। अब समझ रहे हैं ना जो मैं बताना चाहता हूँ? जी जी। तो मे बी, बट आई डोंट एग्री विद दैट। देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम लेना चाहता हूँ उसमें। वो जी। ऐसा नहीं कि आप सब पूरा जो लैडर्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स, वो सब पार करने के बाद यू कैन रीच, इट इज रॉन्ग। मैं भागवत गीता को रेफरेंस देना चाहता हूँ एक चीज, कि ह्यूमन का जो डिजायर है ना, इफ यू आर इनटू दैट डिजायर कि कभी खत्म ना हो, ऐसे डिजायर पे हो ना, आपको कभी पूरा नहीं हो सकता। आप रावण बन जाइए, कंस बन जाइए, या बिल गेट भी बन जाइए, यू विल स्टिल वांट मोर मोर। ठीक है? सो ये गलत है। जनरेशन जेड इज मोर लर्नड, दे वांट टू टेक थिंग्स मोर मेच्योरली, दे वांट टू फोकस देयर माइंड, मतलब वो अपना कैरियर या अपना ड्रीम के पे फोकस करना चाहते हैं, रेदर देन गेटिंग इनटू लोन ट्रैप। ओके। बट इसमें मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कंप्लीटली रिलैक्स रहना ठीक नहीं है। दे दे नीड टू टेक रिस्क, दे नीड टू टेक लिटिल प्रेशर टू अचीव समथिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया कि जेनजी कैसा माइंडसेट है जेनजी का, तो वो क्या पॉइंट है या क्या फैक्टर्स हैं जिससे वो एक्चुअली उस डिसीजन पे आ जाते हैं कि हाँ चलिए अब हम घर खरीद रहे हैं? इज इट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इज इट द वैल्यू द प्रॉपर्टी इज गिविंग की बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी है या एमिनिटीज हैं उसमें, या ऑफ कोर्स पर्सनल फाइनेंस की सिचुएशन तो सबकी रहती है, वो तो अलग अलग चीजें हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं जो उनको डिसीजन तक ले आते हैं? ठीक है, अभी जितने भी होम बायर्स मैंने इंटरेक्ट किया है यहाँ पे, देयर इज यंग एज 25 to 27 years, जो हमारे यहाँ पे Oh, 2-2 करोड़ का फ्लैट परचेज कर रहे हैं। इट्स नॉट जनरलाइज्ड, बाइक भी परचेज करते हैं, लैम्बोर्गिनी भी परचेज करते हैं। ठीक है? जो मोटिवेशन फैक्टर है वो दो चीज है। एक, दे दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब दे वांट टू कम आउट फ्रॉम देयर पेरेंट्स होम और नेस्ट और कंफर्ट जोन। जो रियल एस्टेट का फंडामेंटल था जनरेशन एक्स वाई के लिए, वो सेम है जनरेशन जेड के लिए, कि मेरा अपना घर। ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है वेयर टू पार्क द अर्निंग्स। अभी देखिए, जितने भी हाउस वाइफ हमारे हैं जो 2 करोड़ का है, हस्बैंड वाइफ बोथ आर अर्निंग, जिनका एवरेज सैलरी लगा लीजिए 2 + 2 4 lakhs पर मंथ। तो रियल एस्टेट को छोड़ के, फ्रैंकली, वेरी फ्रैंकली, अभी भी आई एम ओपन टू एनी ब्लॉगर्स, रियल एस्टेट को छोड़ के ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है जो उनका 4 lakhs - 1 lakh और 2 lakhs को इन्वेस्ट कर सके, ऑब्जर्व कर सके फॉर ए बिगर वैल्यू, है नहीं। ठीक है? सो ये मेजर फैक्टर होता है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड चीज होता है पार्किंग और इन्वेस्टिंग देयर रेगुलर सैलरी। थर्ड चीज होता है कि सिक्योरिंग ए फ्यूचर, सेम चीज जो बोलते हैं भाई पेंशन तो नहीं, ये हमारा फ्यूचर है। फोर्थ पॉइंट है कि व्हेन आप एक रियल एस्टेट परचेस करते हैं ऐसे जगह जैसे पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, बॉम्बे हो गया, जहाँ पे वो हमेशा सिक्योर है, कभी डिस्ट्रॉय होगा नहीं, चाहे कितने भी खराब टाइम है, हिस्ट्री इज द एविडेंस, कितने भी खराब टाइम है रियल एस्टेट कभी धोखा नहीं देता, वो स्टेबल हो जाता है। ऐसे टाइम पे
2008 को पकड़ लीजिए, मैं सब देख चुका हूँ। 2008 देखा है, फिर 2000 बीच में हुआ था ना, 2013 या समथिंग बीच में हुआ था, फिर हार्ड हिट जी। हुआ है 2016 जीएसटी, 16 ऑल दिस 16 इज हार्ड हिट, फिर ये आपका हो गया 2019 2021। जी। आपने क्या ट्रेंड देखा? यहाँ पे आके रुक जाता है, गिरता नहीं, रुक जाता है, ये वेट फॉर द राइट टाइम अगेन पिक होता है। हम्म, तो तीन मेजर फैक्टर है जिसके लिए जनरेशन जेड इन्वेस्ट करते हैं। हम्म, मैं और पूछना चाहूंगा सर, नॉर्मली देखा गया है कि जेंजी में सेविंग इंटेंशन नहीं रहता है, वो लोग सेव नहीं करना चाहते कुछ भी, तो वो एक फैक्टर नहीं है जो होम बाइंग में थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रही हो? ये सही है, आई विल नॉट डिनाई दिस, ये सही चीज है। जनरेशन जेड थोड़ा सा यूएस मैंने यूरोपियन कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ कि किसके लिए सेव करे, बट वो सही नहीं है एक्चुअली। मे, मेरा मेरा जो क्लाइंटेड है, मतलब मेरा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट का जो क्लाइंटेड मैंने स्टडी किया है, वो थोड़ा डिफर करते हैं। ये जो सेविंग मेंटालिटी नहीं है, दे मे बी 10-15% या 25% आई कैन से। क्योंकि देखिए इंडिया 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 का जो अपब्रिंगिंग या सोशल नेटवर्क है, वो हमेशा बोलता है कि सेव करो, बी ए आंट एंड दैट क्या नाम है, ग्रास हॉपर का स्टोरी जो है ना, वो सबको पता है, एंड वी आर ऑल बिल्ट इन दैट प्लेटफॉर्म, आई मीन इन दैट फ्रेमवर्क। तो दैट नो सेविंग एंड एंजॉय लाइफ, ये जो कैटेगरी है ना, दैट इज बिटवीन 18 to 25-27 आई कैन से। वंस दे गेट मैरिड, मैरिज के बाद ना सर जी वो आ जाते हैं सेविंग प्लेटफॉर्म पे। बट मेरा जो अर्लियर फीडबैक था कि जो उनका टेस्ट था वो चेंज हुआ है, वो हरी भरी या बड़ा अपार्टमेंट या टेकिंग ए बिग 95% लोन, वो क्या, उससे थोड़ा डिफरेंस हुए हैं। वो थोड़ा मेच्योर्ड है, अपना जो लेवल के हिसाब से कुछ लेना चाहते हैं, नंबर टू। नंबर थ्री, दे गो स्लो, स्टडी द प्रॉपर्टी, दे डोंट गेट इन्फ्लुएंस क्विकली, थोड़ा मेच्योरली स्टडी करके प्रॉपर्टी लेते हैं। और ये जो 4-5 फैक्टर बोला कि सस्टेनेबिलिटी, लो मेंटेनेंस, वो सबको वैल्यू देते हैं, हम्म। ठीक है। बट सेविंग करते हैं, दे लुक फॉर देयर फ्यूचर। सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि जो फाइनेंस के ऑप्शंस होते हैं, राइट, तो हमारी जनरेशन में तो मतलब लोन, बैंक लोन तो अभी भी है, लेकिन हमारी जनरेशन में बैंक लोन के अलावा ज्यादा कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस तो नहीं थे। बैंकिंग बहुत इंप्रूव हुआ है, बैंकिंग सिस्टम में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट, डिजिटाइजेशन एंड एवरीथिंग हैज हैपेंड। तो आपको लगता है कि बैंकिंग में भी जेन जी के लिए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस आए हैं अदर देन ट्रेडिशनल बैंक लोन्स? अनफॉर्चुनेटली नो। बैंकिंग, रियल एस्टेट बैंकिंग जो ऑफर्स एंड ये है, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं आया है ऑन फॉर लास्ट 20 इयर्स आई कैन से। मतलब कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, अभी भी वही ट्रेंड है कि क्लाइंट पसंद किया तो भाई बैंक वाले बाहर बैठे हैं, बुला लो, हाँ सर, 80-20 90-10 उसी पे ही खत्म होता है। यही चीज में 20 साल, 18 साल, 15 साल, 10 साल कोई चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट बैंक्स हैज बिकम मोर स्ट्रिंजेंट बिकॉज ऑफ द आरबीआई नॉर्म्स। पहले हमारे जमाने में जो एडीएफ फैसिलिटी, एडवांस फाइनेंसिंग का जो ऑप्शन था, वो सब बंद हो गया है, आपको पता है। तो कोई इनोवेशन नहीं हुआ है, और मैं चाहता हूं कि कुछ हो। बीच में 2-3 डिस्कशन में मैं ये पॉइंट भी बोला था कि जैसे म्यूचुअल फंड फंक्शन करता है शेयर मार्केट के लिए, ऐसा कुछ होना चाहिए रियल एस्टेट के लिए। ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीडबैक है, बिकॉज इट इज पॉसिबल।
अभी जैसे आपका कमर्शियल्स में चल रहा है, आपको पता होगा ना, कमर्शियल में फ्रैक्शनल नहीं सर, इन्वेस्टमेंट। प्लीज बताएं। कमर्शियल रियल एस्टेट में काफी रिवोल्यूशन आया है। आपका डिमेरिट्स क्या है कमर्शियल्स में, कि आपको लोन नहीं मिलता। आप एक दुकान, एक शॉप फ्लोर या ऑफिस फ्लोर परचेस करने के जाते हो ना, आपको लोन मुश्किल है, अगर मिलेगा तो 15-18% इंटरेस्ट पे मिलेगा। ठीक है, तो जनरल क्लाइंट्स के लिए डिफिकल्ट है। तो दे केम अप विद इनोवेशन। उन्होंने क्या किया है, सपोज आपका 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस है, तो उसको फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 500 स्क्वायर फीट को यूनिट बना के, ओके। पूरा उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जैसे शेयर्स के लिए म्यूचुअल फंड है, कि मेरे पास 10,000 है, आई कैन नॉट इन्वेस्ट इन इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एवरीथिंग, करेक्ट। तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड का देता हूँ, वो उसको फ्रैक्शनली इन्वेस्ट करता है और बेनिफिट करेक्ट उसके हिसाब से मुझे आता है। ऐसे ही रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में कुछ इनोवेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट और लीडर्स का सपोर्ट चाहिए उसमें। जी। और ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा जनरेशन जेड के लिए, जो इन्वेस्टमेंट जी। तो करना चाहते हैं बट लाइबिलिटी में नहीं करना चाहते। देखो, ये दो चीज है। ऐसे नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, दे वांट टू इन्वेस्ट, दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर, बट उन बड़ा सरदर्द लेना नहीं चाहते। तो ये बहुत अच्छा होगा। इन कंटिन्यूएशन टू दिस, तो ऐसा भी ऐसे भी कई ऑफर्स आ रहे थे, जैसे रियल एस्टेट कंपनी itself was tying up with some new startups in financial industry, and वो कुछ ऑफर्स दे रहे थे कि भाई आप इतने पहले आप इतना पे कर सकते हैं, फिर इतना पे कर सकते हैं, बेसिकली अमोर्टाइज्ड। तो आई थिंक उसमें थोड़ा इनोवेशन आया था। उसमें बीच में मैंने देखा था कि काफी कुछ ऑफर्स रियल एस्टेट कंपनीज दे रही थी, बट आई थिंक उसके ऊपर भी कुछ रेगुलेशंस आ गए और वो रुक गया। क्या ये सही है सर? गोदरेज ने, गोदरेज फाइनेंस, ये एक ही फाइनेंस है जो ये रिवोल्यूशन लाने की कोशिश किया था। बहुत अच्छा, आई विल एडमिट, अप्रिशिएट देम, जिन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाए थे जैसे कि आपका 25,000 पर मंथ ही पे कर सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया था। देखिए, पहले क्या है, आपका कोई रियल एस्टेट प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज वन इज 50 लाख, वन इज 1 करोड़, तो आपका ईएमआई प्रॉपर्टी के वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है, करेक्ट। बट गोदरेज फाइनेंस, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोदरेज ही ये लाया था, मुझे जितना पता है। उनकी कॉन्सेप्ट में फिक्स्ड ईएमआई कॉन्सेप्ट, अच्छा। ठीक है, तो सक्सेस हुआ है, बट उतना नहीं हुआ है विच विल इन्फ्लुएंस जनरेशन जेड, क्योंकि मैं जानता हूँ उनका नीड क्या है। तो इतना डिफरेंसेस नहीं हुआ है। सो मैं अभी भी एक्सपेक्ट करूंगा दे शुड ब्रिंग समथिंग लाइक म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन मेरा है सर, लाइक अभी जैसे यंगस्टर अभी जो प्रॉपर्टी रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो क्या फॉर्मेलिटीज देखनी चाहिए और क्या डू और डोंट्स होंगे जो ध्यान में रख के फिर प्रॉपर्टी के लिए प्रोसीड करना चाहिए? कोई भी परचेज, प्रॉपर्टी परचेज से पहले आपका एक चेकलिस्ट होता है, स्टैंडर्ड चेकलिस्ट। मदर डीड हो गया, ईसी हो गया, लीगल। तो ये प्रोसीजर में तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। आई विल स्टिल से कि चाहे केट ए केट बी कोई भी डेवलपर हो, दो चीज होम बायर्स को ध्यान में रखना चाहिए, कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसको अप्रूव किए हैं, बैंक अप्रूवल, ये मस्ट है। एंड मोस्टली फॉर प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड विला डेवलपर, आई मीन विला प्रोडक्ट्स, आपको बेटर एक लॉयर हायर करके उसका लीगल वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। अपार्टमेंट के लिए नहीं चाहिए, चाहिए तो कर सकते हैं, बट अपार्टमेंट के लिए जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो एक अनडिवाइडेड यूडीएस मास हाउसिंग होता है। तो प्री अप्रूव्ड अगर हो गया होता, आपका एसबीआई लोन हुआ है, तो उसको जरूरी नहीं है। बट अगर प्लॉट या विला परचेस कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू सर्वे नंबर्स एंड बाइंग ए पीस ऑफ लैंड, तो जरूर आप लीगल वेरिफिकेशन एक प्रोफेशनल लॉ फर्म से कर लीजिए,
दे डोंट चार्ज मोर देन 5,000 इन बैंगलोर, आई डोंट नो अदर स्टेट्स। उसी में आपका पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो अच्छी चीज है। खुद ठीक है। लीगल वेरिफिकेशन करने की कोशिश ना करें, वो मेरा एडवाइस है सारे, मैंने सभी जनरेशन के लिए। बहुत बहुत जगह मैंने देखा हूँ कि खुद ही थोड़ा देख लेते हैं पेपर, वो सही नहीं है। हायर ए लॉ फर्म लॉयर, इट इज ऑलवेज गुड। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, तो आप फ्यूचर ट्रेंड्स क्या देखते हैं सर रियल एस्टेट मार्केट में? मतलब हम बैंगलोर स्पेसिफिक नहीं पूछना चाहते हैं, एक जनरल इंडिया लेवल पे या कंट्री लेवल पे आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, और जेनजी के पर्सपेक्टिव से? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज गुड एंडिंग क्वेश्चन। मैंने जितने लोगों से बात किया हूँ जनरेशन जेड, जो मतलब हमारे प्रॉपर्टी परचेज के टाइम में, सबका ड्रीम रहता है कि पूरा जिंदगी भर तो वी डोंट वांट टू स्लॉग थ्रू आउट ऑफ लाइफ, सेम 40s में रिटायर करना, कुछ अपने लिए करना, कुछ अपनी जिंदगी जीना, उनका भी ख्वाब है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री शुड गो बियॉन्ड अर्बन लैंडस्केप। दैट इज माय एडवाइस टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री कि प्लीज गो बियॉन्ड अर्बन लैंडस्केप। Unlike Generation Y, Generation Z would like to invest in suburbs and villages and tourist places. काफी डिमांड है, काफी डिमांड ओके। है। ऐसे ही जितने भी बातचीत करता रहता हूँ ना, सबका एक है, हाँ मुझे अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उत्तराखंड में, एक छोटा सा प्लॉट या छोटा सा विला, कॉटेज, तो मैं परचेज कर सकता हूँ। ये डायरेक्ट इंटरेक्शन जो मैं बता रहा हूँ क्लाइंट्स के साथ, जो 2-2 करोड़ का फ्लैट यहाँ पे लिए हैं, 2.5-2.5 करोड़ का फ्लैट लिए हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड दे आर सीरियस अबाउट दैट। दो डिफरेंस है। हमारे टाइम में हम लोग खाली ख्वाब देखते थे, ड्रीम देखते थे कि परचेज करने से अच्छा होगा, बट ये लोग सीरियस है, दे वांट टू बाय। इसीलिए आई थिंक इंडस्ट्री को थोड़ा अगर इसी में कुछ इनोवेशन लाएंगे तो अच्छा रहेगा। फार्म प्लॉट्स, बिग पीस ऑफ लैंड विथ मैनेज्ड प्रॉपर्टीज, ग्रीन ग्रीन होम्स, बहुत बड़ा ठीक है अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसमें क्या अच्छा। है कि आपका अर्बन, सॉरी, रूरल इकोनॉमी भी डेवलप होगा। अच्छा सर, क्या एक बोले? और चीज मेरे को पूछना था सर आपसे कि जो अभी जो नए फार्मलैंड चल रहे जो आउटस्कर्ट्स में, बेसिकली आप देखो तो एकदम रूरल एरिया के अंदर जो आ रहे हैं फार्मलैंड्स आ रहे हैं, मैनेज फार्मलैंड जिसे बोला जाता है, तो आप देख रहे हैं उस तरफ कोई मतलब जो यंगस्टर है, जो अभी की न्यू जनरेशन है, वो उसमें स्पेंड कर रही है, उस तरफ ट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? आप क्या देखिए, कर्नाटका गवर्नमेंट का जो पॉलिसी चेंज के बाद, आई थिंक कितना, 1 साल हुआ या 1.5 साल, वो 1 ईयर, 1.5, 2 इयर्स हो गया मेरे ख्याल से, 2 साल हो गया ना। हाँ, ऑलमोस्ट इट्स ए 2 गुड साल स्टेप, इट्स ए वेरी गुड स्टेप, आई अप्रिशिएट दैट। उसके बाद देखिए कितना डेवलप, मैंने कितना डिमांड बढ़ा है, देखिए फार्मलैंड का, फार्म हाउस, फार्म प्लॉट्स, तो डिमांड है। बट उतना मतलब द प्रोडक्ट, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स। मैं जितना फार्मलैंड का विजिट किया हूँ, इतना इंप्रेशन नहीं किया। जो जो मार्केट को चाहिए, जो जनरेशन जेड को चाहिए, उसके हिसाब से नहीं बना रहे हैं। अगेन दे आर डिजाइनिंग इट एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, कि आधा एकड़ ले लो, हाफ एकड़, 1/4 एकड़ ले लो, यू बिकम ए ओनर, बट इट इज नॉट मैचिंग टू देयर ड्रीम। जैसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल फ्लैट्स, विलास का जो डिजायर इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से ये नहीं हो रहा है। जितने भी मैंने मैनेज्ड फार्म हाउस, फार्मलैंड देखा, दे आर येट टू कम अप टू दैट लेवल। डिमांड है, बट प्रोडक्ट का डिजाइन और जो टारगेट दे हैव टू अचीव, द डेवलपर हैज टू अचीव दैट। आई थिंक सर बहुत अच्छा इंसाइट मिला, और मुझे तो लगता है जो लास्ट में हमने डिस्कस किया वो तो बिल्कुल ही इनसाइडर न्यूज़ था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि जेन जी विल विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन फार्मलैंड्स एंड
रूरल एरिया। सो ये बहुत अच्छा इंसाइट आपने बताया सर, थैंक यू। और एक आई थिंक छोटा सा हमारे या छोटा सा आई फॉरगॉट वन सेंटेंस, ये जितने भी मैनेज फार्मलैंड्स हो रहे हैं आप देखेंगे कोई बड़ा डेवलपर नहीं आ रहा है, सो दैट इज ए नेगेटिव पार्ट। आई विल रिक्वेस्ट एंड एक्सपेक्ट बिगर प्लेयर, बड़ा डेवलपर, कैट ए कैट बी एटलीस्ट टू वेंचर इनटू दिस, तो उसमें भी काफी रिवोल्यूशन आएगा। क्योंकि एक बार कैट ए कैट बी अगर बनाएंगे दे, वो उस हिसाब से स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे। बेंचमार्क सेट करेंगे। जब गवर्नमेंट अपना मतलब सपोर्ट दे रहा है तो फिर आ क्यों नहीं रहे हैं? जी तो ये एक बड़ी चीज है जी। जी थैंक यू सर। आई थिंक हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अभिषेक जी, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, बचे हैं क्या? मैंने सारे पूछ लिए सर। अच्छा, आई थिंक बहुत अच्छा इंटरेक्शन था सर, थैंक यू।